ख्वातीन और हज़रात, डीसी नाइट शो के साथ आसिम सिद्दीकी आज हाजिर है। और आज हमारे पहले गेस्ट हैं रज़ा रूमी। और चलते हैं रज़ा रूमी के साथ। जी रज़ा रूमी साहब, वेलकम टू शो। थैंक यू आसिम, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया अपने पहले शो के ऊपर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा ये शो जो है वो आप जैसे लोगों के लिए कि वो आए यहाँ पर और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं। ज़रूर। रज़ा रूमी साहब, पहले आप अपने बारे में बताएं कि वाशिंगटन में आप कब से हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जी देखें आसिम, मुझे वाशिंगटन में आए हुए तकरीबन 10-11 माह हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था, और फिर उसके बाद मुझे यूँ लगा कि मुझे वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो मेरी फैमिली यहाँ रहती है, इसलिए मैंने इसी में आफियत समझी कि भैया बिस्तरा गोल करो और यहाँ आगे कुछ देर ज़रा सुकून करें, कि वहाँ भी हालात कुछ बेहतर हो तो वापस जाएं। मैं एक थिंक टैंक के साथ वाबस्ता हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ आलम इस्लाम में जो ममालिक हैं और उनमें जो जमहूरियत की जो सूरत हाल है उसका एक मवाजना कर रहा हूँ। तो आज की हॉट न्यूज़ के साथ चलते हैं जी जो हमारे आजकल पाकिस्तान में बहुत हॉट न्यूज़ चल रही है। कुछ चैनल जो हैं किसी एक साइड हैं, कुछ चैनल, तो आप मेरा ख्याल है आज सही तज्जिया जो है पेश करें बिल्कुल। कि हमारे जो ब्रदर मुल्क के जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो आए और उसे रिसीव सिर्फ एक ही सूबे के लोगों ने किया, जो मेरा ख्याल है कि सही नहीं लगा। उसके बारे में बताएं कि क्या किस किस्म का वो था, ये विजिट था। देखिए, पहली तो ये बात है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वजीर आज़म है, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आज़म है, तो इसलिए एक लिहाज से वो तो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। मैं इससे पहले ये आपका जो है ना चुभता हुआ सवाल, इसकी तरफ बाद में आता हूँ। पहली तो ये बात है कि चीन और पाकिस्तान का ये जो रिश्ता है अब ये मज़ीद मुस्तहकम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें अब ये माशी जो ताउन है वो बड़े आगे बढ़ के आ रहा है। देखिए, चीन जो है अगले चंद सालों में पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, इससे भी ज़्यादा शायद। रेल और रोड का निज़ाम, काशगर से लेकर गवादर तक एक हाईवे बनेगी, इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है, जिससे कि चीन के जो पसमाना इलाके हैं, जैसे ये काशगर की जो सूबा है सिंकियांग, वो भी डेवलप होगा, और हमारे भी जो कुछ पसमानदा इलाके हैं वो भी उनमें भी बेहतर होगा। तो ये एक बड़ा अच्छी डेवलपमेंट हुई है मेरे नज़दीक। पाकिस्तान में हमें इस वक्त अपनी मईशत को मजबूत करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी बात से मैं एक हद तक इत्तफाक करता हूं कि ये PMLN जो है मियां नवाज शरीफ की पार्टी को ये तासुर नहीं देना चाहिए था कि वो और उनके भाई साहब जो हैं, जो कि पंजाब से ताल्लुक है, वो वहां पे आगे आगे पेश हैं, सब माहिदों की दस्तखत पर तस्वीर में हैं, और सूबा सिंध के, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के वज़ीर आला गायब हैं। तो ये हमारे यहाँ बड़ा, ये मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये हमेशा से मसला रहा है। ये तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं, ये हमेशा से ये इस तरह का तासुर देते हैं कि ये पंजाब की हुकूमत है। फिर बाकी सूबे जो है ना वो गुस्से में आते हैं और वो फिर एहसास महरूमी भी बढ़ता है। तो उस हद तक आपकी तनकीद सही है। एक और चुपता हुआ क्वेश्चन हाँ। है कि जब यमन का मामला होता है तो आप फैसला लेते हुए डरते हैं कि सब कुछ कहीं मेरे कंधों पे ना आ जाए, तो फिर आप जो है पूरी काबीना को बुलाते हैं, फौज को वो बुलाते हैं। तो ये क्या वजह है कि जहाँ पर अपने आप को आपने शो करना है वहाँ पे आपने खुद फैसले करने, जहाँ पर जहाँ फंसने के चांसेस हैं वहाँ पर आप पूरी काबीना को बुला लेते हैं। सही है। ये देखिए, ये एक तो ये है कि जाहिर बात है वो काबीना को और पार्लिमान को इन्वॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना आपको ज़रा सपोर्ट मिल जाती है। अब यमन में फ़ौजें भेजना जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब वो अगर भेजें तो मुसीबत, भेजें तो ईरान खफा होता है, पाकिस्तान में 1/4 मुसलमान जो हैं वो शिया हैं, वो नाराज़ होते हैं। और ये कि हमने देखा कि अफगानिस्तान में हमने 30 साल से ऐसा हमने सबक सीखा है कि उस जंग में पहले भी हम जिहाद में शामिल हुए, फिर अभी ये अमेरिका की जंग, अभी तक लोग कहते हैं ये जंग हमारी है ही नहीं है। और अब पाकिस्तान, और अगर अब नहीं भेजेगा यमन तो फिर भी मुसीबत है, क्योंकि देखिए 30 लाख लोग काम करते हैं गल्फ के ममालिक में, और कोई 11 अरब डॉलर वहां से ज़र मुबादला आता है। अब अगर सऊदी अरब या अमारात जो हैं वो पाकिस्तान को जरा सा तंग करने के लिए 10,000 लोग भी वापस भेज दें ना, 20,000 भी भेज दें, तो तूफान आ जाएगा। वो लोग तो मार्च करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद जाकर, वो कहेंगे भाई आपने हमें बेरोजगार कर दिया, वो जो घराने जहाँ पे पैसे आ रहे थे वो
बदहाल हो जाएंगे, तो ये बड़ा एक संगीन मसला बना हुआ है। आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि आप जो है 20 मिलियन को छोड़कर और 3 मिलियन लोगों का ख्याल रख रहे हैं, इसमें आप पाकिस्तान आर्मी का कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान किस आर्मी तरफ? जो है ना, वो भी लग रहा है कि इस वक्त तो वो हुकूमत के और पार्लियामेंट के साथ है, क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी ने फैसला कर लिया तो फिर पार्लियामेंट की नौबत ही ना आती, वो भेज देते हैं, जैसे हमारे मुल्क में होती है हुक्मरानी। आर्मी का रूल, अब आर्मी की जो वर्ड होता है वो फाइनल होता है, ये हमारी पावर पॉलिटिक्स है। मगर इस वक्त आर्मी भी थोड़ा जो है, क्योंकि देखें, एक तो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान खुद एक जंग लड़ रहा है नॉर्थ वेस्ट में। आपको पता है कि फाटा में ज़रब अज़ब हो रहा है, खैबर एजेंसी में, तिरा में, वगैरह वगैरह, खुरम एजेंसी में, हर जगह पे। कराची में रेंजर्स फंसे हुए हैं, बलूचिस्तान में एक अलग इंसर्जेंसी है, वहां पे आर्मी की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है। अब इस सूरत हाल में, और हिंदुस्तान के साथ तो पुरानी है, वो हर जगह फौजें लगी हुई हैं। अब उसमें से अगर आप फौजें कम करते हैं अपनी, तो आपकी अपना मसला बनता है। लेकिन बात यह है कि जैसे इसहाक डार साहब यहाँ आए हुए थे, डीसी आप भी थे मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में, तो उन्होंने यहाँ पे एक पते की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का 1982 से एक दिफाई मादा है, जिसमें कि पाकिस्तान पाबंद है कि वो जो मुकद्दस मकामात हैं, हरमैन है, खादिमुल हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी है। अब उसकी जो है इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर तो सऊदीज ने ये कहा कि आपने हमसे 1982 में ये वादा किया था, मायदा किया था, भेजें अपनी फौजें, तो फिर हम कुछ नहीं कर सके। नहीं, तो वो तो मतलब ये है कि वो तो कह रहे हैं यमन के अंदर जाने को। पाकिस्तान तो राजी है कि जी हम सऊदी अरब की हिफाजत के लिए तो हम हाजिर हैं। मुकसद क्या ख्याल है आपका? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है इस पे तो एग्री हो गए नहीं, ये टेक्निकली तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें, जब आप एक गरीब मुल्क होते हैं, आप ज़र मुबादला के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तेल के लिए आप डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमारे मियाँ साहब तो जब छुट्टी हो जाती तो वो भी सऊदी अरेबिया जाके आराम फरमाते हैं। तो आप, हमारी पूरी ये जो है ना, हमारी अफवाज, हमारे लीडर्स, सिविलियन लीडर्स, देखिए भुट्टो साहब के बड़े ताल्लुकात है सऊदी अरेबिया के साथ। हर हुक्मरान जो होता है वो सबसे पहले अमेरिका बहादुर को सलाम, फिर सऊदी अरेबिया को सलाम। तो ये हमारी बड़ी उनके साथ एक, जिसे कहते हैं ना, करीबी रिश्ता है, और यूं समझिए कि उनका अपर हैंड है। आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, मेरा तजिया, नहीं जाएंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि उनको जाना पड़ेगा, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आजकल पाकिस्तान भी जो है अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। माशाल्लाह साइबर क्राइम जो है उसके लिए एक लॉ बनने जा रहा है, लेकिन वो जो मैंने पढ़ा है वो कुछ इतना ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। आम आदमी को कितना मतलब फ्रीडम है, तो उसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो अभी जो इन्होंने 13 पेज का किया है, पहले मेरा ख्याल है 46 पेज का था। हाँ, तो उसको अभी कम कर दिया है। इसका किया है। तो क्या कोई मोटी मोटी बातें बताएं कि देखिए, मोटी मोटी बातें तो ये कि पहली तो बात है कि साइबर क्राइम का कानून नहीं है पाकिस्तान में, उसकी अशद जरूरत है, क्योंकि अब दुनिया इंफॉर्मेशन एज में आगी हुई है। पाकिस्तान में अभी तक पीछे है, पहले एक था बिल, वो कानून था, वो लैप्स हो गया। कानून की तो जरूरत है, लेकिन इस कानून की आड़ में हुकूमत वक्त ने ये किया, रियासत ने ये किया कि उन्होंने शहरियों के ऊपर ऐसी अजीबोगरीब पाबंदियां लगा दी। मसलन ये कि मैं आपको ईमेल नहीं कर सकता आपकी मर्जी के बगैर। मसलन ये कि मैं, आप मेरी तस्वीर, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, और आप तस्वीर लेते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, अगर आपने वो लगा दी इस बिल के बाद, तो आपको पकड़ा जा सकता है। ये जुर्म है कि किसी की तस्वीर बगैर इजाजत के लगाना। तो इसका मतलब ये तो मतलब खुल्लम खुल्ला जो है वो तो आपने ऐसा कानून नाफिज कर दिया है कि आपने फ्रीडम ही छीन लिया, तो फिर साथ में इंटरनेट भी ले लें। हाँ, तो ये देखे ना, इंटरनेट तो उन्होंने आगे, यूट्यूब को तो अभी तक बंद किया हुआ है पाकिस्तान में। हम तो यहाँ तो देखते हैं। मुझे तो यूट्यूब पूरी दुनिया में जो है, मतलब सऊदी अरेबिया में चल रही है, अब वो हमसे ज्यादा इस्लामी है माशाल्लाह। मलेशिया में चल रही है, इंडोनेशिया में चल रही है, कोई दुनिया में। हम ऐसे उम्मा के वो ठेकेदार हैं कि सबसे पहले हम बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो साइबर क्राइम के बिल में है ना, इसमें असल में आपको याद है कि अभी पिछले चंद सालों में ये भी हो गया ना कि जो नौजवान लोग हैं ना, वो है सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर। अब वो नवाज शरीफ की मजे का खेज तस्वीर लगाते हैं, इमरान खान की लगाते हैं, फौज के बारे में भी तनकीद होती है। इससे उन्होंने कहा कि ये रास्ता निकालो कि ये तो टीवी पे जो जाली इमरान और जाली नवाज और जाली अल्ताफ, वो जो मजाक, वो क्या होगा? हाँ, वो भी फिर नहीं, मेरे ख्याल से वो तो नहीं इसके ऊपर आड़ में है, क्योंकि ये इंटरनेट से
लिंक्ड है। फिर इसी तरह उन्होंने कहा है कि मतलब ईमेलों के फिर सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि आपकी सारी ईमेल्स, आपकी सारी इंटरनेट की हिस्ट्री, वो तो खैर अमेरिका भी सर्वेलेंस करता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल वो अमेरिका बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है, जो एडवर्ड स्नोडन ने हाँ, इनकशफात किए थे। ये तो मतलब खुद आम पब्लिक के लिए वो इस तरह नहीं होता है। हाँ। आप यहाँ देखें कि ओबामा के बारे में अभी जब ये इनका मेडिकल ये जो हेल्थ हाँ। रिफॉर्म आया, कितने बुरे बुरे अल्फाज इवन हम्म। चैनल्स पे इस पे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बिल्कुल बिल आजादी पास हो होनी जाए, चाहिए। ये बिल पास हो जाएगा क्या? देखिए हाँ, देखिए जी, बिल तो इस वक्त ये है कि कुछ पीपीपी ने भी इसकी मुखालिफत की है, पीटीआई की तरफ से भी कुछ आ रही है, लेकिन हुकूमत के पास बड़ी मेजोरिटी है। अब डिपेंड ये करता है कि आर्मी और हुकूमत का क्या आप इसमें, क्योंकि देखिए इसमें आर्मी भी एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में, वो भी अब आजकल देखे ना, आर्मी ने जो है हामिद मीर के अटैक के बाद आर्मी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो सीधा कर दिया, बिल्कुल अब कोई मुंह नहीं खोल सकता। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर भी भारी है, इसलिए वो यकीनन इसमें उनका से होगी। लेकिन ये बिल इस सूरत में पास नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। देखिए आज़ादियों जो है, ये दुनिया बदल गई है, आप इस तरह की कदगने नहीं लगा सकते, और डरना नहीं चाहिए। अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप मजाक उड़ा लें, आप उसका जवाब दे दें, हजार तरीके हैं, ये क्या घबराने की बात है। सेंसर कर दो, बैन कर दो, हमारे यहाँ तो हर चीज का एक ही इलाज होता है जी, इसको बैन कर दो, मुझे ये सियासतदान पसंद नहीं, इसकी पार्टी को बैन कर दो, मुझे ये बंदा पसंद नहीं, इसको इसका दाखिला ममनू कर दो। ये फजूल पुरानी 18वीं 16वीं सदी की बातें हैं, 21वीं सदी में ऐसा नहीं होता। चले अब मोस्ट हॉट आइटम है हाँ जी, कराची का इलेक्शन, बिल्कुल। जिसपे हमारे जो हैं वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर 53 चैनल्स हैं या जो भी इस वक्त हैं, वो सारे सारे सिर्फ कराची को फोकस किए हुए, वो भी एक चैनल एक हल्के को। तो आप क्या समझते हैं कि जो मीडिया है वो क्या सही कर रहा है इस वक्त किसी एक? देखिए आपको मैं पहले ये बता दूं कि कराची पे क्यों इतना फोकस होता है। एक तो जाहिर बात है कि एमक्यूएम के बारे में कराची के बाहर या सिंध के बाहर अजीबोगरीब व्यू है। पठानों को भी मसला है एमक्यूएम के साथ, पंजाबियों का भी पुराना मसला है, तो इसलिए एक तो वो ऑब्सेशन है। मगर दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान के टीवी चैनल है, उनकी रेटिंग जो है 60 से 70% वो कराची से आती है, क्योंकि मीटर जो रेटिंग के हैं वो सब ज्यादा कराची में लगे हुए हैं। अब अगर कराची का शख्स जो है वो जियो या एयरवा या कुछ देखेगा तो उसकी रेटिंग पे असर होगा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर फोकस है। लेकिन ये लड़ाई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो आपको पता है अभी ऑपरेशन हुआ है, M90 पे छापा मारा। अच्छा, फिर ये कि उनके बंदे पकड़े, वो आपने देखा हथकड़ियां में लेके जा रहे हैं, आंखों में पट्टियां डाल के घसीट के लेके जा रहे हैं। एक बेचारा हलाक भी होगा, यंग लड़का एमक्यूएम का वर्कर था। तो अब वो देखना ये कि क्या, और ख्याल ये था कि पब्लिक ओपिनियन बदल गया है। ये इलेक्शन इसलिए भी दिलचस्प होगा कि किस हद तक अवाम की राय बदली है या नहीं बदली। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो एमक्यूएम है, यकीनन जितने भी एमक्यूएम के जो, चाहे वो एमक्यूएम से ताल्लुक है उनका या किसी और जमात से, अगर लॉ इन्फोर्समेंट वाले उनको पकड़ते हैं तो यकीनन उनको सज़ा जल्द से जल्द देनी चाहिए। हम यहाँ पर फिर वही अदालतें बना ली हैं, उसके बाद 3 महीने का रिमांड बना लिया है। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने पिछले आर्टिकल लिखे, उसमें मैंने काफ़ी लोगों ने मुझसे एतराज़ भी किए कि 3 महीने का आपने रिमांड लिया है, आप 2 हफ्ते का रिमांड लें, उसके बाद फौरन कोर्ट में पेश करें, विद इन मंथ उसको सजा दें। अगर वो 3 महीने का, अभी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड किसी साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 3 महीने का रिमांड, कहते हैं शुरू के 10 दिन में इतनी फेटी लगती है कि वो 2.5 महीने रिकवरी के लिए चाहिए होता है। बताएं कुछ सदाकत है? हाँ देखिए, सदाकत बिल्कुल। आपको पता है कि अल्लाह किसी को पाकिस्तान की पुलिस के हवाले ना करे, ठीक है ना, क्योंकि वो उनका तो उनके पास तफ्तीश का कोई और जरिया ही नहीं है सिवाय मारपीट, रेंजर्स के हवाले भी, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं फेंटा लगाना, ठीक है ना, कि बस वो उल्टा टांग दो, इधर छचरौल करो, थप्पड़ लगाओ, ठुड्डे मारो। तो इस ये भी एक वजह है। लेकिन ये देखें, ये जो है इस वक्त वाकया ये है कि रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है, और ख्याल यही था कि इस बार एमक्यूएम को जरा टाइट किया जाएगा। लेकिन एमक्यूएम ने 2 दिन पहले एक इतना बड़ा जलसा करके सबको हैरान कर दिया। बड़े बड़े तज्जिया निगार जो कि कह रहे थे कि भाई एमक्यूएम खत्म होने वाली है, अल्ताफ भाई जाने वाले हैं, छुट्टी होने वाली है, वो उन्होंने देखा कि लाखों की तादाद में कराची में लोग आ गए सड़कों के ऊपर।
और सवाल फिर यही उभरा कि ये इस तमाम तर मीडिया की कैंपेन के बावजूद, मीडिया ट्रायल के बावजूद अल्ताफ भाई का तो डंका बज रहा है कराची में। तो ये आसिम बड़ा एक संगीन इशू है इस वक्त। नहीं, लग तो ऐसा रहा था कि अल्ताफ हुसैन खत्म हो गए हैं जी, और फाइनली जो है वो हाँ, बिल्कुल हर दफा, अगर आप पिछले जो इनके फारूक जी सत्तार, नहीं, इमरान फारूक हाँ, के जो वो हुआ था, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ जी था, जी 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 जी, तो हमारा मीडिया जो है वो एकदम ऐसा लगता है कि बस अभी सजा हो गई और वो हो गए। लेकिन यहाँ पर जो है वो बकौल आपके के जलसे के बाद जो है वो, आप लेकिन देखें हसन निसार का मैंने कॉलम पढ़ा, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा वो लिखा कि सबको पता है कि कराची किसके पास है, तो इस पे बहस करना बेकार है। आप उन लोगों को कहें कि जी जो क्रिमिनल लोग हैं उनको पकड़ें, सजा दें, लेकिन जल्दी दें। अगर आप 3-3 महीने का रिमांड लेते रहेंगे तो फिर साल खिंच जाएगा आपके इसी चक्कर में। देखिए बात यही है ना कि हजारों लोग गिरफ्तार कर लेते हैं मगर प्रोसिक्यूटर नहीं होते, जज नहीं होते, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, अदालती निज़ाम जो है वो फेल हो चुका, फ्लॉप हो चुका है। अब बात यह है कि अगर एमक्यूएम भत्ता वसूल करती है, बोरियों में लोगों को बंद करती है, टारगेट के लिए करती है, तो भाई पकड़े उनके मेंबर्स को। आखिर कराची में कौन कौन नहीं है? एफआईए है, रेंजर्स है, पुलिस है, आईएसआई है, आईबी है, स्पेशल ब्रांच है, कोई 36 तो एजेंसियां काम कर रही हैं। तो उनको ये पता नहीं कि किस मोहल्ले में कौन सा टारगेट किलर है। भाई पकड़ो, प्रोसिक्यूट करो, सजा दो। और लेकिन ये जो होता ना कि टीवी पे बैठ जाए कहीं जी ये चोरों का खात्मा हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, आखिरी जब तक चोर नहीं पकड़ेंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आज का सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन कि एनआरओ, उसके ऊपर मेरे ख्याल है 3000 लोगों की वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई है। 3000, हाँ मेरे ख्याल कुछ, हाँ इतने हजारों में थे, हाँ, और अक्सर एमक्यूएम के थे। हाँ, तो ये क्या हुआ एकदम? देखिए ये वही हुआ ना कि जनरल मुशर्रफ साहब ने के साथ उनका बड़ा अच्छा इत्तेहाद था एमक्यूएम का। फिर बीबी साहिबा जो थी, जब वो आ रही थी पाकिस्तान 2007 में, तो उनका भी मायदा हो गया था आर्मी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आई थी, क्योंकि वो वैसे नहीं आना चाहती थी। उनका ख्याल था कि आर्मी पकड़ लेगी या अरेस्ट हो जाएंगे, मुशर्रफ कर लेंगे। तो वो एनआरओ का उस वक्त इतलाक हुआ था, उसमें पीवीपी के ऊपर तो चीफ जस्टिस साहब जो थे साबिक, उन्होंने तो ख़त्म कर दिया। एमक्यूएम को अलबत्ता रिलीफ मिलता रहा। तो ये जो क्लीन अप हो रहा है ऑपरेशन का, देखें आर्मी और रेंजर्स का तो ये ख्याल है कि चूंकि उन्होंने वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया है, चूंकि उन्होंने दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया है, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इवन हैंडेड दिखाना चाह रहे हैं कि हम कराची में भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि आप कराची में मकामी हुकूमतें लाएं, आप वहां पे एक अपने निज़ाम को इम्प्रूव करें, वहां की वोटर लिस्टों को शफाफ बनाएं, वहां का पोलिंग स्टाफ ठीक करें। आपको वहां पे इदारों को बिल्ड करना है। ये क्या कि हर वक्त अल्ताफ को की पिटाई कर दो, ये कर दो। भाई मैं ये समझता हूँ कि आप 2-3 इलेक्शन करा दें, लोकल गवर्नमेंट्स कर दें, नहीं एमक्यूएम डिलीवर करेगी। अगर जमहूरियत होगी लोग खुद रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हाँ, लोग कराची के। बिल्कुल। दूसरा ये पीटीआई वाले बड़े ये इनको बड़ी तकलीफ है। तो मैं ये कहता हूँ भाई आप जाके ग्रास रूट्स पे कराची में अपनी पार्टी को बिल्ड करें। आप वहां के जितने हल्के हैं वहां पे आप अपने सदर लगाएं, आप इलेक्शन करवाएं, डेमोक्रेसी के थ्रू आप फाइट करें ना। ये क्या कि वो उनसे कहे जनरल राहिल शरीफ सफाया कर दो, ताकि मैदान खाली कर दो ताकि हम आके यहाँ पे दंदनाएं। ऐसा नहीं होता। ये जमहूरियत। आप बताएं अमेरिका में क्या ये कहती है वो रिपब्लिकन सब ये तो नहीं कहेंगे ना आर्मी के चीफ से कि भैया ये ओबामा जा रहा है, इसको निकाल दो ताकि हमारा। आप ये देखें अभी मैरीलैंड में गवर्नर जो है वो रिपब्लिकन है, और नीचे ऑल द वे डेमोक्रेट। ये जमहूरियत है। और वो 44 बिलियन डॉलर का बजट है जी, सिर्फ एक स्टेट का। जी, तो मैं हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वातीन हजरात, डीसी नाइट शो का पहला प्रोग्राम हम इजाज़त लेते हैं। मैं और रज़ा रूमी, खुदा हाफिज़।